जय हिंद साथियों। जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर देखते हैं। महत्वपूर्ण न्यूज जो काफ़ी सुर्खियों में है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक, ये सरकार बिल आई है। सरकार का बिल जो है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम का विधेयक लाया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों को रोकथाम विधेयक पेश किया है। चलिए इसका महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 2016 से 2023 तक पेपर लीक 1.5 करोड़ अधिक छात्र प्रभावित हुए। यानी अनेक रिपोर्ट के अनुसार 2016 से लेकर 2023 तक पेपर लीक 1.5 करोड़ छात्र से अधिक प्रभावित हुए हैं। अगला पॉइंट है, इस अवधि के दौरान प्रश्न पत्र लीक के 70 से अधिक मामलों में सामने आए हैं। अगला पॉइंट है, पेपर लीक के कारण 2018 और फरवरी 2023 के बीच राज्य को कम से कम 1 दर्जन भर्ती अभियान रद्द कर दिया गया। पेपर लीक के कारण 2018 से फरवरी 2023 के बीच में जो है 1 दर्जन भर्ती अभियान रद्द कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, 2014 से अब तक सरकारी भर्ती पेपर लीक 33 मामलों में 615 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विधेयक का प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। विधेयक का प्रमुख प्रावधान, विधेयक का उद्देश्य है सार्वजनिक परीक्षाओं प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना। अगला पॉइंट है, विधेयक में मौद्रिक या अन्य पूर्ण लाभ के लिए अनुचित साधनों में लिप्त व्यक्तियों को संगठित समूह या संस्थान के लिए दंड का प्रावधान। अगला पॉइंट है, हालांकि परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। अगला पॉइंट है, विधेयक में पेपर लीक मामलों में शामिल होने पर 3 से 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अगला पॉइंट है, विधेयक की धारा 3 अनुचित साधनों पर परिभाषित करती है। अगला पॉइंट है, किन परीक्षाओं पर लागू होगा बिल, यानी जो ये बिल आया है किन परीक्षाओं पर ये बिल लागू होगा। देखिए, ये यह विधेयक निम्नलिखित द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षा पर लागू होगी। पहला है संघ लोक सेवा, जिसको बोलते हैं यूपीएससी। दूसरा है कर्मचारी आयोग, जो एसएससी। तीसरा है रेलवे भर्ती, आरआरबी। चौथा है बैंकिंग कर्मचारी चयन, यानी एसबीआई, जिसे बैंक है वैसे ही। पांचवा है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, एनटीए। चलिए अगला न्यूज देख लेते हैं, काफ़ी शानदार है, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। चलिए आज का हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है। चर्चा में क्यों है? प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। उन्हें सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जवाब दिया है। ये कह रहा है, चर्चा में क्यों है? प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी लोकसभा सांसदों के 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। उन्हें सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जवाब दिया है। व्हिप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
व्हिप क्या है? संसदीय भाषा में व्हिप एक लिखित आदेश है। व्हिप एक लिखित दस्तावेज है या आदेश है कि पार्टी के सदस्य किसी महत्वपूर्ण वोट के लिए उपस्थित रहे या कि वे केवल एक विशेष तरीके से मतदान करें। संसदीय भाषा में व्हिप एक लिखित आदेश है कि पार्टी के सदस्य किसी महत्वपूर्ण वोट के लिए उपस्थित रहे कि केवल एक विशेष तरीके से मतदान करें। अगला पॉइंट है, यह शब्द पार्टी लाइन पर चलने के लिए सांसदों को अनुशासित करने की पुरानी ब्रिटिश प्रथा से लिया गया है। यह शब्द पार्टी लाइन पर चलने वाले के लिए संसद को अनुशासित करने के लिए पुरानी ब्रिटिश प्रथा से लिया गया है। अगला पॉइंट है, व्हिप के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी आदेश के कितनी बार रेखांकित किया गया है। व्हिप के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी आदेश को कितनी बार रेखांकित किया गया है, यानी हाईलाइट किया गया है। अगला पॉइंट है, 3 पंक्ति का व्हिप सबसे मजबूत होता है जिसका उपयोग किसी विधेयक का वाचन या विश्वास प्रस्ताव जैसे में किया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव नामक प्रस्ताव पर चर्चा की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद ने दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव यानी नामक प्रस्ताव पर चर्चा की है। अगला पॉइंट है, यह संसद के सदस्यों को सरकार और प्रशासन की कमियों को विफलता की जांच करने और आलोचना करने के लिए चर्चा और बहस करने के लिए उपलब्ध है। यह संसद के सदस्यों को सरकार और प्रशासन की कमियों यानी प्रशासन की कमियों और विफलताओं की जांच करने की आलोचना करने के लिए चर्चा और बहस के लिए उपलब्ध कराती है। अगला पॉइंट है, आमतौर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3 दिन के लिए आवंटित किए जाते हैं। यानी आमतौर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 3 दिन दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है, यदि कोई संशोधन पेश किया जाता है और स्वीकार कर लिया जाता है तो धन्यवाद प्रस्ताव संशोधित रूप से अपनाया जाना चाहता है। यदि कोई संशोधन पेश किया जाता है और स्वीकार कर लिया जाता है तो धन्यवाद प्रस्ताव संशोधित रूप से अपनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, चर्चा के अंत में प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है। चर्चा के अंत में जो प्रस्ताव के मतदान के लिए रखा जाता है। अगला पॉइंट है, संशोधन में अभिभाषण में शामिल मामलों के साथ साथ उन मामलों का भी उल्लेख हो सकता है जिनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आज का न्यूज़ यहीं तक। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं, 15 फरवरी 2024 को सेना के प्रमुख का पदभार कौन संभालेंगे? बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सी। सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के प्रमुख भूमिका संभालेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा विमोचित हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा विमोचित पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य और योग के विविध आयाम का लेखक कौन है? क्वेश्चन को समझिए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा विमोचित पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य और योग के विविध आयाम का लेखक कौन है? बताइए।
इसका हो जाएगा रामचंद्र तिवारी, यानी उत्तर हो जाएगा बी। सही उत्तर हो जाएगा आपको रामचंद्र तिवारी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने पुस्तक का हिंदी का गद्य साहित्य और योग विविध आयाम का लोकार्पण किया है। याद रखिए, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आते हैं। और इस सेशन को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जो हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, जो कि बेहतर से बेहतर आप लोगों के बीच काम कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीसा में किस बस स्टैंड का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा? सही उत्तर है बारामुंडा ISBT, यानी ए। भुवनेश्वर का बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। इस फैसले की घोषणा उड़ीसा के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में आध्यात्मिकता और सेवा के प्रति समर्पण के लिए केरल में शंकर स्मृति का पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में आध्यात्मिकता और सेवा के प्रति समर्पण के लिए केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार किसे मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, ईश्वरी प्रसाद नमुंद्री। ईश्वरी प्रसाद नमुंद्री शंकर स्मृति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत राइस। ये कह रहा है फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड है भारत राइस। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में भारत राइस ब्रांड लॉन्च किया है। भारत राइस ब्रांड लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य परीक्षा का कठिन स्तर बढ़ाए। दूसरा है सार्वजनिक परीक्षाओं की संख्या कम करे। तीसरा है निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षा को सुनिश्चित करना। चौथा है सभी विषयों को ऑनलाइन परीक्षा शुरू करें। इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी, निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाओं को सुनिश्चित करना। 6 फरवरी 2024 को लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित करके निष्पक्ष न्यायपूर्ण सार्वजनिक परीक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। चलिए, आज का करंट अफेयर का एपिसोड समाप्त हुआ। आप लोगों के बीच हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आते हैं। आप लोगों को मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये प्रश्न या न्यूज। तो आप इस सेशन को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो।